हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं सेशन आज का 173 वोकैब मंत्रा डे 26। हमारी जो बुक है वो खोल के बैठ जाए। 173 तक हमारी जर्नी पहुंच चुकी है। अगर 173 तक मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको रिवाइज बेहतरीन तरीके से करें। चलिए शुरू करते हैं 173 नंबर क्लास। आज की क्लास का पहला वर्ड हमारा वोकैब मंत्रा जो बुक है उसका डे 26 खोल के बैठ जाएं पेज नंबर 26 पे। जिनके पास बुक नहीं है वो उनको भी बेहतरीन समझ में आएगा क्योंकि बुक मैंने यहाँ पे खोल दी है। आप बेहतरीन नोट्स बनाते रहे, बस साथ साथ चलते रहें। शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है रूडिमेंटस। राइट, इसको रूडिमेंट्स भी कहा जाता है और राइट रूडिमेंटस को रूडिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। रूडिमेंट्स और रूडिमेंजिस भी एक वर्ड है। इसका मतलब प्रारंभिक ज्ञान, आरंभिक ज्ञान। राइट, रूडिमेंट्स के भी नाम से जाना जाता है। और प्रारंभिक ज्ञान, नट्स एंड बोल्ट्स, बहुत अच्छा शब्द है। किसी चीज का बिल्कुल बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक्स ऑफ समथिंग, निटी ग्रिटी। आरंभिक ज्ञान, एसेंशियल्स। एंड और कंक्लूजन मतलब फाइनल किसी चीज का। सो शुरू करते हैं बेटा। रूडिमेंट्स पहला वर्ड है। जैसे अभी अगर आपको किसी फील्ड का रूडिमेंट्स आ जाए तो धीरे धीरे आप उसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रूडिमेंट्स का एग्जांपल, अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हो तो किसी से क्लच, गियर, ब्रेक ये सब समझना, ये क्या है? द रूडिमेंट्स ऑफ कार। राइट, पहले आप किसी को देखते हो तैरते हुए तो उसको तैरते हुए देखना किसी को, वो क्या है? रूडिमेंट्स ऑफ स्विमिंग। तो रूडिमेंट्स का मतलब क्या है? प्रारंभिक ज्ञान, आरंभिक ज्ञान। राइट, तो स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेड को मिक्स कर देंगे रूडिमेंट्स के साथ। राइट, रूडिमेंट्स के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। सो स्टेड माने संतुलित होता है, बिल्कुल इक्वेनिमस, टिका हुआ, बैलेंस्ड, बहुत अच्छा शब्द है। कंपोज्ड माने शांत और स्थिर। शांत और स्थिर जब जिसमें दोनों क्वालिटीज से कंपोज्ड कहते हैं। वेल एडजस्टेड, जैसे म्यूजिक को कंपोज किया जाता है, अगर वो कंपोज नहीं है तो म्यूजिक शोर बन जाएगा। वेल कंपोज्ड का मतलब या वेल एडजस्टेड का मतलब क्या है? कंपोज्ड ही तो होता है। म्यूजिक को अगर कंपोज ना, म्यूजिक कंपोजर का मतलब क्या है? म्यूजिक को उस तरीके से सेट करना ताकि वो शोर ना लगे। अगर सारे वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे तो फिर वो नॉइसी हो जाएगा। राइट, कंपोज किया जाता है, उसको वेल एडजस्ट किया जाता है। सेंसिबल माने समझदार, संतुलित। एब्सर्ड और मैचलेस माने प्रीपोस्टरस वर्ड हमने किया था पिछले सेशन में। राइट, एब्सर्ड माने बेतुका, बगैर सर पैर का। मैचलेस माने इधर उधर जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, संतुलित नहीं है। स्टेटमेंट लेते हैं। राइट, सो स्टेड और रूडिमेंटस को मिक्स कर लेंगे। लेट्स टेक द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डे। अ स्टेड लर्नर, जो संतुलित सीखने वाला है, वेल मैनेज्ड है, कंपोज्ड है, शांत है। A staid learner easily covers the journey. Journey. A staid learner easily covers the journey from the rudiments to the conclusion यानी कि एंड। जैसे किसी ने इन सेशंस को स्टार्ट किया होगा सेशन नंबर 1 से, तो सेशन नंबर 173 और आगे जितने भी सेशंस हैं वो स्टेड लर्नर है, संतुलित हैं, वो अपने मन का बैलेंस नहीं खोते, वो वेल मैनेज्ड हैं। हाँ, जो बहुत जल्दी शॉर्टकट वाले हैं, जो बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, हाँ ठीक है, जल्दी अचीव होनी चाहिए पर उसमें परफेक्शन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। बगैर परफेक्शन के तो चीज़ें आपके पास आएंगी नहीं, इफ़ यू आर नॉट परफेक्ट। क्योंकि चीज़ें कहाँ से आने वाली हैं? अब देखो, इंग्लिश का जो महत्व है वो सारे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इंग्लिश के। तो ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सीख के आपको ज़्यादा अचीवमेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। जड़ें जितनी नीचे जाएंगी तना उतना ही ऊपर जाएगा। अगर जड़ें थोड़ी नीचे गई हैं तो तना बहुत ऊपर नहीं जा सकता। ये बात तो प्राकृतिक रूप से भी सत्य है और आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए। फिर से आपके दिमाग का बहुत स्टेड होना, कंपोज्ड होना, वेल एडजस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अ स्टेड लर्नर, बोलो, एक संतुलित और शांत सीखने वाला। इजिली कवर्स द जर्नी, जो यात्रा है, फ्रॉम द रूडिमेंट्स या रूडिमेंजेस टू द कंक्लूजन। राइट, रूडिमेंट्स है, रूडिमेंजेस है, नट्स एंड बोल्ट्स है, निटी ग्रिटी है, इसका मतलब बेसिक्स है, एसेंशियल्स है, जो बहुत जरूरी है चीज सीखना। राइट, तो हमने स्टेड को और रूडिमेंजेस को मिक्स करके इसमें पढ़ा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड सोलेस, ये हम कर चुके हैं, ना भी कराएं तो भी कोई बात नहीं। जिसने पिछले सेशन देखे हैं वो जानते हैं कि सोलेस क्या है। सोलेस माने पीस है, मन की शांति है। ये वर्ड हमने किया था जब हमने
पिछले सेशंस को किया, सोलेस, कंफर्ट, कंसोलेशन, रिलीफ, सकोर। सकोर का भी मतलब बहुत अच्छा शब्द, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसका मतलब हेल्प और एड होता है, मदद, और मदद जब मिले तो शांति मिलती है व्यक्ति को। रिलैक्सेशन, डिस्ट्रेस और एंजाइटी माने बेचैनी, राइट, बेचैनी। सो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। एक जो दिमाग अड़ियल होता है वो कभी भी सोलेस फील नहीं कर सकता, राइट। एक जो अड़ियल दिमाग होता है, वेवार्ड पर्सन कैन नेवर फील द सोलेस ऑफ माइंड, यानी कि पीस ऑफ माइंड उसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो कैसा होता है भाई, नोटी, इरेंट, डिसोबीडियंट, अनरूली, विलफुल। ओबीडियंट और जेंटल माने भद्र, सन की और अड़ियल के लिए वर्ड क्या गया, वेवार्ड, राइट। एक जिद्दी, एक अपने दिमाग में जो अपनी जिद का पक्का हो, ऐसा व्यक्ति या ऐसे स्वभाव का व्यक्ति कभी भी सोलेस प्राप्त नहीं कर सकता, उसको हमेशा क्या रहेगा, डिस्ट्रेस रहेगा। तो हम सोलेस को और वेवार्ड को जोड़ लेते हैं। आर यू रेडी, राइट। रिलीफ, बिल्कुल, इसको हम ठीक कर लेंगे, RELIEF, ये हटा देंगे। ये रिलीफ है बेटा, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, राइट। वेल, सो विवार्ड मतलब जिद्दी, सोलेस का मतलब शांति। चलिए वाक्य पर चलते हैं बेटा, लेट्स गो टू द स्टेटमेंट। लिखेंगे a person with a wayward mind, एक जिद्दी दिमाग वाला, जो एडजस्ट ना करे, जो कंपोज ना करे, जो एडजस्ट ना करे, जो कंसोर्ट ना करे किसी के साथ। A person with a wayward mind can not find the solace of mind. एक जिद्दी दिमाग वाला व्यक्ति या एक जिद्दी व्यक्ति कभी भी मन की शांति को प्राप्त नहीं कर सकता या प्राप्त नहीं कर सकता। कैनॉट फाइंड। अ पर्सन विद अ वेवार्ड माइंड, अ पर्सन विद अ वेवार्ड माइंड कैन नेवर फाइंड, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण तो आवाज नहीं आ रही थी शायद, राइट। यहाँ पे माइक रिफ्लेक्ट नहीं होता, कोई बात नहीं बेटा, अब आवाज आ रही होगी आपको। देखो, अ पर्सन विद अ वेवार्ड माइंड कैन नॉट फाइंड द सोलेस ऑफ माइंड, यानी कि उसको मन की शांति कभी नहीं मिल सकती। चलिए लेट्स मूव टू द वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड सोलेस, स्टेड वर्ड हमारा हो ही गया, वेवार्ड हो गया। व्हाट इज इट, wait for a while beta, let me check. Oh, well, now it's okay, word has been done. चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ्रंट अगला वर्ड आ रहा है। एफ्रंट का मतलब होता है अपमान करना, अपमान करना। एफ्रंट, इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट, अब्यूज, राइट। अफ्रंट माने अपमान करना है बेटा, राइट, अपमान करना। रूडनेस, प्रेज और एडमायरेशन का मतलब प्रशंसा और खुशी। सो
एफरंट का मतलब अपमान है, किसी का अपमान करना, इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट, अब्यूज, अफरंट, रूडनेस। प्रेज और एडमायरेशन माने प्रशंसा, अप्रेज माने मूल्यांकन है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा वर्ड हम मिक्स कर सकते हैं। एफरंट माने इंसल्ट है, डिसरिस्पेक्ट है। वैसे हर एक वर्ड हर एक से मिक्स हो सकता है, वो कोई बात नहीं है, बट जो बेस्ट सूटेड होते हैं उन्हें करना बेहतरीन होता है, राइट। सो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एफरंट और ब्लेमिश को, दोनों को हम, अपमान किया जाता है किसी के कैरेक्टर पर, किसी के चरित्र पर धब्बा लगाने के लिए, राइट। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग लगा देना, धब्बा या दाग, फैच, ब्लोच, मार्क, स्टेन, स्पॉट, इम्परफेक्शन, और उल्टा क्या है, परफेक्शन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, राइट। सो ये अपमान है और ये है दाग और धब्बा, तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, राइट। लेट्स टेक एफरंट के लिए और वर्ड्स देख ले कुछ और अगर अच्छा मिले तो, बाकी और सारे कॉमन शब्द हैं। प्रेज और एडमिरेशन आप जानते हैं प्रशंसा है। अच्छा, प्रेज और प्रेज में बड़ा अंतर होता है बेटा, विल टॉक अबाउट इट। अप्रेज माने मूल्यांकन है, किसी को जज करना, ये देखो जज वर्ड आ गया ना, राइट। सो खैर, ब्लेमिश और एफरंट स्टेटमेंट लेते हैं। ब्लॉट, किसी का जो ब्लॉट लग जाना, या ब्लॉट भी वर्ड होता है, उसका भी मतलब धब्बा ही होता है, दाग होता है, राइट। मार्क, स्टेन, स्टेन माने भी धब्बा, स्पॉट, इम्परफेक्शन। स्टेटमेंट लेते हैं। लिखेंगे स्टेटमेंट, द एफरंट ऑफ द्रौपदी the affront of Draupadi was a huge blemish, बहुत बड़ा धब्बा, a huge blemish, was a huge blemish on the faces of people, on the faces of the people who were present, who were present, who were present in the court, who were present in the court। फिर से पढ़ के देखें, द्रौपदी का जो अपमान था वो एक बहुत बड़ा धब्बा था ऑन द फेसेस ऑफ पीपल हु वर प्रेजेंट इन द कोर्ट। उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और जितने भी महामहिम लोग वहां पर बैठे थे, उन सब के चेहरे पर एक बहुत बड़ा धब्बा था, जो कि उस समय दरबार में, जो उस समय कोर्ट में अवेलेबल थे। द एफरंट, द डिसरिस्पेक्ट ऑफ द्रौपदी वॉज अ ह्यूज ब्लेमिश, right, was a huge blemish on the faces of the people who were present in the court। वाक्य बन गया हमारा, आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स मूव ऑन। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमने कर लिया 32 तक, पर 31 रह गया हमारा, अप्रेज। अप्रेज माने मूल्यांकन करना बेटा। अच्छा, मैं बता रहा था कि प्रेज और अप्रेज दोनों अलग वर्ड हैं बेटा। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना है, पर अप्रेज माने किसी का मूल्यांकन करना, जज करना। जैसे इंटरव्यू में आपको प्रेज नहीं किया जाता, इंटरव्यू में आपको अप्रेज किया जाता है कि किसको कितनी सैलरी, कौन कितना लायक है, कौन कितना नालायक है, तो उस आधार पर आपकी सैलरी जो है वो तय की जाती है। तो प्रेज माने प्रशंसा है, जबकि अप्रेज का मतलब जैसे अप्रेजल वैल्यू, यानी कि मूल्यांकित मूल्य कहा जाता है उसको, राइट। जैसे इंश्योरेंस में अप्रेजल वैल्यू आती है, भी कितना कैलकुलेट करके कितना निकला, देखो कैलकुलेट करना बहुत अच्छा शब्द है, इवेल्युएट करना, असेस करना, रिव्यू करना, राइट, जज करना। तो मूल्यांकन करना अप्रेज है बेटा, किसी चीज को मूल्यांकित करना, राइट, दैट इज कॉल्ड अप्रेज, राइट। तो अप्रेज का मतलब किसी चीज का मूल्यांकन करना। हम स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट, अप्रेज। वाक्य लेते हैं, every interviewer has to appraise the qualities of the candidates
of the candidates. Every interviewer has to appraise the qualities of. appraise का मतलब है मूल्यांकित करना, जज करना, ये देखना कि कौन सही है कौन गलत है, उनकी क्वालिटीज को मूल्यांकित करना पड़ता है, उनको जज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किसी में क्वालिटी है भी या नहीं है. राइट एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि याद भी है या चीजें हम भूल गए. लेट्स स्टार्ट. पहला है द ब्लैंक लर्नर इजिली. कैसा लर्नर? स्टेड लर्नर, कंपोज्ड लर्नर, वेल एडजस्टेड लर्नर, शांत लर्नर. A staid learner easily covers the journey from the rudiments to conclusion. निष्कर्ष से, आरंभिक ज्ञान से लेकर निष्कर्ष तक की यात्रा को शांति से वो कवर कर लेता है, अच्छे से कवर करता है. A person with a कैसा माइंड? wayward mind, stubborn mind, obstinate mind can never find the solace of mind. जो solace है, जो मन की शांति है. राइट अगला वाक्य बहुत गजब का. The affront of Draupadi. The affront of Draupadi was a huge blemish on the faces of the people who were present in the court. Every interviewer has to क्या? Appraise the quality of the candidates. Candidates की qualities को appraise करना पड़ता है, उसको judge करना पड़ता है कि कौन सही, कौन ज्यादा सही, कौन कम सही. राइट और blemish हम वर्ड कर चुके हैं. अगला वर्ड है concerted, जुड़ा हुआ. बिल्कुल सही. concerted efforts यानी कि एक साथ, कोलैबोरेटिव, रिग्रेस. कंसर्टेड का मतलब गहन भी होता है और गहरा भी होता है, जॉइंट और म्यूचुअल भी होता है. अच्छा सोलिटरी बहुत अच्छा शब्द है. सोलिटरी माने एकल, अकेले अकेले. सोलिटरी और लोनली का मतलब क्या है? अकेले अकेले. जैसे सोलिटरी लाइफ, इसका मतलब है अकेले अकेले जो चीज होती है, अकेले किया गया कोई भी काम है. जैसे सोलिटरी मिशन यानी कि अकेला मिशन. सोलिटरी लाइफ मतलब अकेले की जिंदगी. कंसर्टेड लाइफ का मतलब है जो जिंदगी एक साथ चल रही है, कंबाइंड, जॉइंट, म्यूचुअल, कोलैबोरेटिव. रिग्रेस माने जिसमें ज्यादा एफर्ट्स चाहिए, वो कंसर्टेड चाहिए होता है. अकेला व्यक्ति अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता. राइट सो यूनिटी इज स्ट्रेंथ. तो कंसर्टेड का मतलब है बेटा, कंसर्टेड का मतलब है कोई चीज बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया हो. राइट जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टेटमेंट कह सकते हैं. रेडी? कंसर्टेड. सॉलिटरी और कंसर्टेड दोनों के लिए वाक्य लेते हैं एक, मतलब दोनों को एक साथ लेते हैं. ले चलिए वाक्य लेते हैं. इन अ बिग कंपनी, किसी बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत बड़े संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में. इन अ बिग कंपनी कंसर्टेड एफर्ट्स आर मोर इफेक्टिव. In a big company, concerted efforts are more effective than solitary ones. Ones का मतलब भी क्या है? efforts ही है बेटा. efforts को ही क्या कहा जा रहा है? ones. यानी कि ones की जगह अगर आप efforts लिखना चाहो तो लिख सकते हो. मैंने उसकी जगह ones लिख दिया और ये ones आया efforts के लिए ही. रिपीटेशन को रोकने के लिए ones लगाया गया, ONES. इन अ बिग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है तो एक अकेला अपने अकेले एफर्ट से कैसे चला लेगा कंपनी को? उसे एफर्ट्स चाहिए तो कैसे चाहिए? डेफिनेटली कंसर्टेड, जॉइंट, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चाहिए बेटा. राइट जो लोनली और सॉलिटरी एफर्ट्स हैं वो काम नहीं आएंगे. एक बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा जहाज चलाना है आपको, जैसे 1 किलोमीटर लंबा जहाज है लड़ाई का, वो आपको चलाना है. तो क्रू को क्या वाकई में क्रू को अलग अलग काम करना पड़ेगा, सॉलिटरी करना पड़ेगा या कंसर्टेड एफर्ट्स करने होंगे? कंसर्टेड एफर्ट्स करने होंगे, नहीं तो जहाज डूब जाएगा. ऐसे ही बड़ी कंपनी में भी कंसर्टेड एफर्ट्स की जरूरत होती है. चलिए वाक्य को आगे बढ़ाते हैं. अगला वर्ड है काउंटरैक्ट. कंसर्टेड हम कर चुके, काउंटरैक्ट पे चलते हैं. प्रभावहीन कर देना, न्यूट्रलाइज करना, डिफ्यूज करना, रिड्यूस करना, रिड्यूस द इफेक्ट. बिल्कुल सही. जो कहते भाई जहर जहर की काट होता है. डायमंड कट्स डायमंड एंड पॉइजन काउंटरैक्ट्स पॉइजन. वाक्य बन गया अपने आप से. जो पॉइजन ही, एक वाक्य लिखो बेटा, पॉइजन, यही वाक्य बन जाएगा इसके लिए. काउंटरैक्ट्स पॉइजन. जहर ही जहर की काट होता है, एक जहर के लिए दूसरा जहर. पेन काउंटरैक्ट्स पेन, ये भी कह सकते हैं. जो पेन है, दर्द ही दर्द की दवा है. पेन काउंटरैक्ट्स पेन. राइट अगर आप दर्द से की दवा चाहते हो, राइट, पेन काउंटरैक्ट्स पेन और पॉइजन काउंटरैक्ट्स पॉइजन. एक जहर की दवा दूसरा जहर है और एक पेन की दवा दूसरा पेन. जैसे मान लीजिए
कि आपको पथरी का दर्द होता है तो ऑपरेशन से होके गुजरना पड़ेगा। जब ऑपरेशन होता है बेटा, तो ऑपरेशन होने में क्या होता है, वो कट तो होता है, खून भी निकलता है, दर्द भी होता है, पर वो दर्द, वही दर्द उस दर्द की दवा है। यस और नो? आपको बुखार है, सर में दर्द है, डॉक्टर जाके इंजेक्शन ठोक देता है या कड़वी गोली देता है, वही दर्द ही दर्द की दवा है। तो पेन काउंटरैक्ट्स पेन, पॉइजन काउंटरैक्ट्स पॉइजन, राइट? अगर आप दर्द उठाने के लिए तैयार हो तो जिंदगी का दर्द का इलाज भी वही है कि आप दर्द उठाने के लिए तैयार हो। तो काउंटरैक्ट का मतलब है प्रभावहीन करना, न्यूट्रलाइज, डिफ्यूज, रिड्यूस, कम करना। एनकरेज और हेल्प करना माने उसको बढ़ा देना। ऑफसेट आप जानते हो, कंपनसेट करना भी ऑफसेट था, याद आया? ये वर्ड हमने किया था कंपनसेट में भी, किस चीज को कम करना। तो ये वर्ड हमारा हो गया। यस, अगला वर्ड एनहेंस पर आ गया, राइट? एनहेंस, और एनहेंस का मतलब है बढ़ाना, इंक्रीज करना। कॉमन शब्द है, मेरे हिसाब से आपने बहुत पढ़ा होगा। इंक्रीज, इंप्रूव, ऑगमेंट बहुत अच्छा शब्द है बेटा, ये नहीं पढ़ा होगा तो लिख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। बूस्ट बहुत अच्छा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो इसका मतलब वो एनर्जी को बूस्ट करता है। आता है ना वो ऐड आती है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो बूस्ट क्या है? चीजों को बढ़ाना। मल्टीप्लाई माने बढ़ाना, डिक्रीज और रिड्यूस माने चीजों को कम कर देना, राइट? तो एनहेंस के साथ हम मिक्स कर देंगे किसको? फ्रिवलेस को, राइट? फ्रिवलेस, फ्रिवलेस का मतलब बेकार की, फालतू की, राइट? समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट। देखो इसमें उल्टे में क्या आ रहा है? इंपॉर्टेंट, यानी कि फ्रिवलेस क्या हो गया? अनइंपॉर्टेंट। एक वर्ड ट्रिवियल किया था, देखो ट्रिवियल फिर से आ गया। जो वर्ड्स दोबारा आ रहे हैं उन्हें पहचानने की कोशिश किया करो बेटा, ये तो न जाने कितनी बार वर्ड आपके आगे आ चुका है। जहां भी नॉट इंपॉर्टेंट आपको लिखना, वहां पे ट्रिवियल करना होगा। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, अनइंपॉर्टेंट चीजों पर टाइम खराब नहीं करना चाहिए। तो फ्रिवलेस का मतलब अनइंपॉर्टेंट होता है। प्लेफुल, हंसी मजाक में, जैसे दोस्तों में जो बातें होती हैं वो कैसी होती हैं? फ्रिवलेस टॉक्स होती हैं, राइट? ये एग्जांपल साथ साथ लिखते रहना। फ्रिवलेस टॉक्स ऑफ फ्रेंड्स, सिली बगैर सर पैर की, थॉटलेस बगैर सोचे समझे, आइडियल मतलब फालतू बैठे हैं, खाम खा में बैठ के बातें चल रही है, दैट इज कॉल्ड आइडल, राइट? और सिली माने बहुत बेकार का, इंपॉर्टेंट और लॉजिकल माने सही सही बातें करने वाला, राइट? तो कभी भी फ्रिवलेस टॉक्स आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती नहीं है। फ्रिवलेस टॉक्स नेवर एनहेंस योर क्या? नेवर एनहेंस योर क्रिएटिविटी। फ्रिवलेस टॉक्स नेवर एनहेंस योर क्रिएटिविटी। स्टेटमेंट लेते हैं। फ्रिवलेस टॉक्स फालतू की बातें, अनइंपॉर्टेंट टॉक्स नेवर, नेवर बिल्कुल फ्रिवलेस टॉक्स बोलो, अनइंपॉर्टेंट कोई नहीं बोलेगा। फ्रिवलेस टॉक्स, ट्रिवियल टॉक्स, सिली टॉक्स, फ्रिवलेस टॉक्स नेवर एनहेंस योर क्रिएटिविटी। आपके सृजन को, आपके सृजन को, आपकी क्रिएटिविटी को, राइट? आपकी क्रिएटिविटी को कभी भी बढ़ाते नहीं है। कैसी टॉक्स बेटा? फ्रिवलेस टॉक्स। फ्रिवलेस टॉक्स नेवर एनहेंस योर क्रिएटिविटी, आपकी सृजन की ताकत को कभी नहीं बढ़ाती। फ्रिवलेस टॉक्स नेवर एनहेंस योर क्रिएटिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फ्रिवलेस माने अनइंपॉर्टेंट, बगैर सर पैर की। अगला वर्ड है बेटा एनहेंस हो गया, फ्रिवलेस हो गया। हमारे पास अगला वर्ड आ गया गैलेक्सी, राइट? बिल्कुल सही, गैलेक्सी माने आकाशगंगा। ये तो खैर कॉमन शब्द है, आप सबने सुना ही होगा गैलेक्सी, राइट? तो इस पे कोई ऐसी खास बात नहीं। गैलेक्सी आकाशगंगा है, जिसमें मिल्की वे भी बोला जाता है, ठीक है? हमारी आकाशगंगा नाम है, ग्रुप है, कलेक्शन है, सेट ऑफ जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनको हम गैलेक्सी कहते हैं। असेंबली, फ्रैक्शन, पार्ट और सेक्शन कह सकते हो। फ्रैक्शन माने अलग अलग पार्ट, जैसे इसके अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, ये तो फ्रैक्शन कहलाते हैं, ये फ्रैक्शन कहलाते हैं, राइट? ये पार्ट कहलाते हैं, यही सेक्शन कहलाते हैं। तो गैलेक्सी आकाशगंगा है। खैर दैट यू ऑलरेडी नो, गैलेक्सी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी में खूब पढ़ा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो जो महत्वपूर्ण वर्ड है उनसे सेंटेंस लिया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगला वर्ड जैसे बहुत गजब का है, इम्प्रोवाइज, बस जुगाड़ कर लेना, राइट? इम्प्रोवाइज माने जुगाड़ कर लेना किसी तरीके से, काम चलाऊ प्रबंध, इसका मतलब जुगाड़। जैसे हिंदी में जुगाड़ कहते हैं, वो इम्प्रोविजन होता है बेटा। इम्प्रोवाइज का मतलब किसी तरीके से जुगाड़ करना, बिल्कुल सही। कहते भी मैं मैनेज कर लूंगा, इसका मतलब किसी तरीके से समहाउ एक्सटेम्पराइज, यानी कि ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके किसी तरीके से जुगाड़ करना। डिवाइस, राइट? डिवाइस, ये सी नहीं है, ये एस है। डिवाइस का मतलब होता है प्रबंध करना, जुगाड़ करना, राइट? किसी तरीके से काम चलाऊ चीजों को किसी न किसी तरीके से मेक आउट कर लेना। मेक आउट, आई विल मेक आउट समथिंग। मेक आउट का भी मतलब यही होता है कि किसी तरीके से आपने जुगाड़ कर लिया, राइट? और किसी चीज का जुगाड़ नहीं कर पाए, काम चलाओ प्रबंध भी नहीं कर पाए, तो क्या कर दिया? वो डिस्ट्रॉय और क्रश हो जाती है चीज। तो इम्प्रोवाइज का मतलब है किसी तरीके से जुगाड़ कर लेना, किसी तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना, राइट? सो स्टेटमेंट लेते हैं। मोनेटरी को इसमें मिक्स कर देंगे। फिस्कल, आर्थिक, वित्तीय, फाइनेंशियल, फिस्कल,
फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इकोनॉमिक कॉमन शब्द है, रिलेटेड टू मनी, राइट। मोनेटरी का मतलब है मनी से, देखो इसमें मनी वर्ड आ रहा है, अगर TARY हटा दो तो इसमें मनी आपको साफ दिखेगी, MONEY, तो मनी से संबंधित जो भी है वो मोनेटरी है, फाइनेंशियल जो भी है वो फिजिकल है, राइट। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, रिलेटेड टू मनी। तो हम स्टेटमेंट लेंगे मोनेटरी और इम्प्रोवाइज को मिक्स कर लेंगे। आर यू रेडी? चलिए लेट्स स्टार्ट। The monetary policy policy of the present government of the present government of the present government somehow, किसी न किसी तरीके से, somehow improvised, काम चलाओ जुगाड़ बैठा दिया, somehow improvised the aftermath। आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी घटना के बाद में होने वाले बुरे परिणाम। आफ्टरमैथ का मतलब क्या है? किसी भी घटना या युद्ध के बाद होने वाले जो बुरे परिणाम है, दे आर कॉल्ड आफ्टरमैथ, बुरे परिणाम। द monetary policy of the present government somehow improvised the aftermath of the COVID lockdown, of the COVID lockdown। जो कोविड लॉकडाउन के जो आफ्टरमैथ थे, तो वित्तीय पॉलिसी, जो वित्तीय पॉलिसी है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, उसने किसी न किसी तरीके से, जैसे बहुत सारे देशों में जो डीजल पेट्रोल है वो 400-500 रुपए लीटर तक चला गया, राइट। तो ये जो आफ्टरमैथ है, दीज आर द आफ्टरमैथ्स ऑफ कोविड लॉकडाउन। जो लॉकडाउन देश के देश बंद रहे, राइट, 1.5-2 साल तक, तो द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट समहाउ इम्प्रोवाइज्ड द आफ्टरमैथ ऑफ द कोविड लॉकडाउन। जो कोविड लॉकडाउन हुआ उसको किस तरीके से जुगाड़ करके किसी न किसी तरीके से उसको एडजस्ट कर लिया, नहीं तो इकोनॉमी क्रश हो जाती, खत्म हो जाती। यस और नो? नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। ये देखो दोनों मिलते जुलते से वर्ड्स आ गए, एक लग्जूरियंट है, एक लग्जूरियस है, राइट। और इनको ही अनोनिम्स कहते हैं। एक सिनोनिम होता है, एक एंटोनिम होता है। सिनोनिम मिलते जुलते, एंटोनिम उल्टे, एनोनिम्स माने एक जैसे दिखने वाले पर मीनिंग में अलग। जैसे वर्ड है लग्जूरियंट, राइट, और एक वर्ड हो गया लग्जूरियस, राइट। लग्जूरियंट का मतलब होता है किसी चीज की भरमार होना, या किसी चीज की अधिक, अत्यधिक फैलने वाला, या अत्यधिक मात्रा वाला आप कह सकते हो। अत्यधिक फैलने वाला और अत्यधिक मात्रा वाला, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी का हो। जैसे अबंडेंट है, थ्राइविंग है, थ्राइविंग 2 बार आ गया। फर्टाइल माने आप जानते हो, बहुत बार हम कर चुके, फर्टाइल माने उपजाऊ होता है, राइट, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, तो बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज उपज सकती है। कॉपियस, मैनी और मच दोनों है। कॉपियस माने संख्या या मात्रा में बहुत ज्यादा, अत्यधिक मात्रा वाला। जैसे आई हैव कॉपियस डाउट, यानी कि बहुत ज्यादा डाउट है। अच्छा, मीगर और स्लाइट, मीगर का मतलब ना के बराबर, मीगर का मतलब क्या है? ना के बराबर। जैसे मीगर सैलरी, ना के बराबर सैलरी। स्लाइट माने हल्का, जैसे स्लाइट टर्न। तो लग्जूरियंट का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, और लग्जूरियस, लग्जूरियस का मतलब होता है, आप जानते हैं, ठाठदार। जैसे कितना सही सही शब्द लिखा है, ठाठदार, राजसी, राजाओं जैसा। कंफर्टेबल, डिलक्स, कितने अच्छे वर्ड्स हैं। लेविश बड़ा गजब का शब्द है बेटा, शाही, जबरदस्त। राजसी, लेविश, जैसे लेविश कार, ठाठदार कार। लेविश लाइफ, राइट, बहुत अच्छी लाइफ। पर जो प्रोलिटरेट क्लास है, क्या होता है प्रोलिटरेट? मजदूर वर्ग। उनकी जिंदगी कैसी रहती है? लेविश रहती है, अनकंफर्टेबल? अनकंफर्टेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान में लग्जूरियंट है, वो एक लग्जूरियस जिंदगी जीते हैं। दोनों को मिक्स कर लेंगे। दोज हु आर लग्जूरियंट इन क्वालिटीज, दे लिव अ लग्जूरियस लाइफ। यस और नो? जो ज्ञान में लग्जूरियंट है, जिनके पास अबंडेंट है, ज्ञान अधिक मात्रा में है। अबंडेंट बहुत अच्छा शब्द है बेटा, बहुत अधिक मात्रा में होता है इसका मतलब। तो दोज हु हैव लग्जूरियंट नॉलेज, दे लिव अ लग्जूरियस लाइफ, राइट। चलिए वाक्य लेते हैं, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट विद इट। luxuriant or luxurious, those who, ऐसे व्यक्ति, those who are luxuriant in qualities and wisdom, ऐसे लोग जो ज्ञान में और क्वालिटीज में लग्जूरियंट है, जिनके पास ज्ञान और गुणों का भंडार है, जो बहुत अधिक मात्रा में है,
बहुत ज्यादा मात्रा में उनके पास ज्ञान और क्वालिटीज हैं. Those who are luxuriant in qualities and wisdom live a lavish life, यानी कि luxurious life, right? ठाठदार जिंदगी, राजसी जिंदगी जीते हैं. Those who are abundant या those who are luxuriant in qualities and wisdom live a luxurious life. आगे बढ़ सकते हैं? Let's move to the next word. चलिए बेटा, कोई वर्ड बीच में रह तो नहीं गया? इम्प्रोवाइज हो गया, लग्जूरियंट लग्जूरियस हो गया, बहुत अच्छे. मोनेटरी हो गया, ऑब्सोलीट पे हम आ गए. राइट, सो लेट्स टेक इट. ऑब्सोलीट माने प्रचलन से बाहर, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, आर्काइक. सारे वर्ड्स बहुत गजब के बेटा. आर्काइक बड़ा गजब का शब्द, एग्जाम में बहुत आता है. आउटमोडेड गजब का है. ऑब्सोलीट अपने आप में बहुत बढ़िया है. मॉडर्न और न्यू, और आउटडेटेड, ओल्ड फैशन एग्जाम में नहीं आएगा, पर ये तीन वर्ड्स बहुत अच्छे. मॉडर्न और न्यू बहुत गजब का. मॉडर्न और न्यू माने नया. राइट, सो ऑब्सोलीट माने प्रचलन से बाहर. जैसे जो शेल शब्द है वो बहुत सारी जगह उसको ऑब्सोलीट किया जा रहा है, प्रचलन से बाहर. जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जो एग्जांपल दिए जा रहे हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज, वो कैसे हो गए हैं? ऑब्सोलीट हो गए बेटा, अब प्रचलन से बाहर हो गए. जैसे 1000 का जो नोट है, राइट, द नोट ऑफ 1000 इज कैसा? ऑब्सोलीट. ये आप साथ साथ लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको याद रहे. एग्जाम्पल जितने दिमाग में होंगे उतना अच्छा बेटा. राइट, तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? प्रचलन से बाहर. राइट, कोई चीज अगर प्रचलन से बाहर है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट. सो स्टेटमेंट लेते हैं बेटा. लेट्स टेक अ स्टेटमेंट. अच्छा, आजकल अगर आप देखोगे तो पर्सन टू पर्सन लूटना बहुत कम हो रहा है. अब जैसे इंटरनेट पे चोरी हो जाती है, लोग पहले पर्सन टू पर्सन लूट करते थे. जैसे जो डेकोइट्स थे, जो रॉबर्स थे, लुटेरे जो थे. राइट, अब कौन रिस्क उठाता है? आजकल तो ऑनलाइन बस अकाउंट में सेंध की, अगर अकाउंट में सेंध हो गई तो सीधा वो तरीके हो जाते हैं. पिलेज माने लूटना है. खैर, राइट, सो पिलेज के साथ मिक्स करें या किसी और के साथ एक बार देख लेते हैं. ऑब्सोलीट माने प्रचलन से बाहर. रिफ्यूट माने खंडन करना, ठीक है. रिग्रेट, ठीक है. रिग्रेट को लेते हैं बेटा. रिग्रेट और ऑब्सोलीट को मिक्स करते हैं. पिलेज को हम अलग से लेंगे. राइट, पिलेज ना करके हम इसको हम देंगे रिग्रेट के साथ. रेडी? रिग्रेट माने खेद प्रकट करना, किसी चीज खेद प्रकट करना, आप जानते हो, किसी चीज के प्रति पछतावा होना. बड़े अच्छे शब्द है. लेमेंट, रिपेंट, मॉर्न, MOURN, किसी चीज का खेद प्रकट करना. बिमोन, बिमोन का भी मतलब प्राश्चित करना या प्राश्चित महसूस करना. ग्रीव, बी सॉरी. बी सॉरी का मतलब क्या है? आई एम सॉरी, यू आर सॉरी, ही इज सॉरी. बी का मतलब क्या है? इज एम आर ही तो होता है. राइट, तो किसी चीज का खेद प्रकट करना. राइट, सो आई फील रिग्रेट या आई रिग्रेट, ये भी वाक्य कह सकते हो. राइट, आई रिग्रेट बिकॉज द यूथ ऑफ इंडिया या यंग गर्ल्स एंड बॉयज या यंगस्टर्स ऑफ इंडिया कंसिडर द नॉलेज ऑफ एल्डरली पीपल ऑब्सोलीट. वो उसको प्रचलन से बाहर मानते हैं, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन मानते हैं. राइट, रिग्रेट. या हम ये भी कह सकते हैं कि आई रिग्रेट because the knowledge of the Gita, right, the knowledge of the Gita is considered obsolete by many young persons in India. बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पुराने आइडियाज हैं, जबकि वो शाश्वत है, सदैव जीवित है. यही वाक्य बढ़िया रहेगा, इसी से लेते हैं. रिग्रेट और ऑब्सोलीट को मिक्स करते हैं. रेडी? यस सर. रिग्रेट माने खेद प्रकट करना, किसी चीज का पछतावा होना, प्रायश्चित करना, मतलब एक तरीके से पछताना किसी चीज पे, दैट्स कॉल्ड रिपेंट और रिग्रेट. वाक्य लेते हैं. I regret. मुझे बड़ा प्राश्चित या पछतावा होता है. I regret because the knowledge of Vedas, the knowledge of Vedas, जो वेदों की नॉलेज है, the knowledge of Vedas is considered obsolete in many parts of India. भारतवर्ष में ही बहुत सारी जगह उसको क्या माना जाता है? ऑब्सोलीट. कि अब वेदों की, पुराणों की बातें सब बकवास हैं, ऐसा बहुत सारे यंगस्टर्स के मुंह से सुनने को मिलता है, जो कि रिग्रेट करने का, खेद करने का या दुख की बात है. राइट,
सो आई रिग्रेट बिकॉज द नॉलेज ऑफ वेदास, चाहो तो द वेदास भी कहना चाहो तो द वेदास, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, बेहतर होगा कि हम इसके आगे हम द लगा दे तो और भी अच्छा है बेटा। अच्छा क्या है, बेहतर है, बेस्ट है। द नॉलेज ऑफ द वेदास इज कंसिडर्ड क्या, ऑब्सोलीट, प्रचलन से बाहर माना जाता है, आर्काइक माना जाता है, पुराना माना जाता है इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बेटा अगर एक आधी चीज लिखते लिखते रह जाए तो उसे आप अपने तरीके से सेट कर लिया करो बेटा। सो लेट्स मूव ऑन, शुरू करते हैं, अगले वर्ड पर चलते हैं। इसमें अगला वर्ड है ओमिनस, राइट। और ओमिनस को मैंने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें हम पिलेज को मिक्स करेंगे, राइट। ओमिनस और पिलेज दोनों मिक्स होकर एक वाक्य बन जाएगा। ओमिनस का मतलब डरावना, थ्रेटनिंग, ग्लूमिंग, ग्लूमी माने उदास होता है, मिनेसिंग, एक प्रोग्राम आता है डेनिस द मेनेस, मेनेस माने खराब करने वाला ही होता है, फ्राइटनिंग माने डराने वाला। जैसे ओमिनस फ्यूचर विदाउट ट्रीज, ये जरूर लिखना, ओमिनस फ्यूचर विदाउट ट्रीज, पेड़ों के बिना जिंदगी कैसी होगी। ओमिनस फ्यूचर विदाउट ट्रीज, जिस रैपिड पेस से, जिस तेज स्पीड से पेड़ कट रहे हैं, तो जो फ्यूचर है पेड़ों के बिना का जो फ्यूचर वो कैसा होगा, क्या वो सूदिंग और प्लीजिंग होगा। सूदिंग माने आंखों को अच्छा लगने वाला, या कोई चीज बहुत आराम देने वाली हो, प्लीजिंग माने भी अच्छा लगने वाली हो, तो वो कैसा होगा, ओमिनस फ्यूचर विदाउट ट्रीज, राइट। तो थ्रेटनिंग, ग्लूमिंग, मिनेसिंग बहुत अच्छा शब्द है बेटा। मिनेसिंग और ग्लूमिंग बड़े अच्छे शब्द हैं, जो उदास कर दे, जो डरा दे, थ्रेटन कर दे, धमकी से भर दे। पिलेज को इसके साथ मिक्स कर देंगे, पिलेज के साथ पिलेज, प्लंडर बहुत अच्छा शब्द है। रॉब, स्टील, सैक, सैक माने बोरी, कट्टा भी होता है, राइट। जो बोरी या कट्टा जिसमें हम कुछ भरते हैं वो भी सैक होता है। तो किसी ने बोरी और कट्टे में डाल के कोई लेके भाग गया तो सैक है। लूट है, LOOT, लूट। रैनसैक माने भी छान मारना और लूटना, रेड करना। ग्रांट और गिव माने अपनी मर्जी से दे देना, राइट। ग्रांट और गिव मतलब अपनी मर्जी से देना, राइट। सो रिफ्यूट को भी इसी में मिक्स कर लें। रिफ्यूट माने मानने से मना करना। रिफ्यूट माने क्या होता है, मानने से मना करना, इनकार करना। डिनाई आ रहा है ना, रिबट बड़ा अच्छा शब्द है, देखो गजब का शब्द है। रिफ्यूट, रिबट, डिसअप्रूव, काउंटर, काउंटर करना। भाई मैं आपके चैलेंज को काउंटर करता हूं, जैसे कहते हैं ना कि आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मतलब मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, राइट। सो ऑब्जेक्ट करना भी एक तरीके से रिफ्यूट है, चैलेंज करना। प्रूव और कंफर्म कहते भी ठीक कह रहा है तू, राइट। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। रिफ्यूट, द person, the person refuted to have ominous intentions, ominous intentions of pillaging, पिलेज वर्ड इसी में आ गया, पिलेज में आईएनजी आ गया, ऑफ पिलेजिंग हिज ओन नेबर। द पर्सन रिफ्यूटेड टू हैव, उसने इनकार कर दिया कि मेरे पास ऐसी कोई ओमिनस इंटेंशंस नहीं है कि मैं अपने ही नेबर को मैं लूटना चाहता हूं। द पर्सन रिफ्यूटेड टू हैव, एक वर्ड रिफ्यूट हो गया, यानी कि डिसअप्रूव्ड, रिजेक्टेड। उसने कहा रिजेक्टेड, कहते भी मैं बिल्कुल, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। ओमिनस, ओमिनस इंटेंशंस यानी बुरी इंटेंशंस, डरावनी इंटेंशंस, मिनेसिंग इंटेंशंस ऑफ पिलेजिंग हिज ओन नेबर। कहते भी मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने ही पड़ोसी को लूटना चाहता हूं। मतलब पुलिस ने शक के आधार पर उसे पकड़ लिया कि भाई तुम्हारी कोई इंटेंशन ऐसी है, मतलब धमकी वगैरह अगर किसी व्यक्ति को मिली हो, ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही हो। सो द पर्सन रिफ्यूटेड टू हैव ओमिनस इंटेंशंस ऑफ पिलेजिंग हिज ओन नेबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। हमारे कितने वर्ड्स हो गए, ओमिनस हो गया, पिलेज हो गया, रिफ्यूट हो गया, यस, रिग्रेट भी हो गया। चलिए 4 वर्ड्स और बचे इस सेशन के, वो और खत्म करें और ये सेशन भी 26 नंबर भी हो जाएगा। यहां तक हमें करना है। लेट्स मूव ऑन। रिस्प्लेंडेंट, भव्य,
भव्य, बहुत जबरदस्त, चमकदार, लेविश भी कह सकते हो बेटा इसको आप, रिस्प्लेंडेंट, भव्य, चमकदार, स्प्लेंडिड, ब्रिलियंट, स्टनिंग, डेजलिंग, ये सारे वर्ड्स तो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे रिस्प्लेंडेंट इनिंग्स ऑफ विराट कोहली, इससे आप क्या समझते हो? यानी कि बहुत जबरदस्त, ब्रिलियंट, डेजलिंग, स्टनिंग, जबरदस्त, डल, बोरिंग और ड्राई माने बहुत बेकार का, दैट इज कॉल्ड रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट वाक्य बन गया हमारा, वाक्य यहीं से लिख लीजिएगा बेटा, द रिस्प्लेंडेंट इनिंग्स ऑफ विराट गेव विक्ट्री टू इंडिया। भाई इंडिया को आजादी किसने दी? इंडिया को जो आजादी दी, मतलब सॉरी, इंडिया को जो जीत दिलाई, नॉट आजादी, इट्स जीत, विक्ट्री। सो कई बार जुबान फिसल जाती है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लिया करें। सो द रिस्प्लेंडेंट इनिंग्स ऑफ विराट गेव विक्ट्री टू इंडिया, यानी कि इंडिया का मैच हुआ, मान लीजिए पाकिस्तान के साथ मैच था, तो उनकी जो जबरदस्त डल, बोरिंग और ड्राई इनिंग्स नहीं थी, उनकी इनिंग्स बड़ी गजब की थी, रिस्प्लेंडेंट थी। वाक्य बन गया। अगला वर्ड है टोलरेबल, राइट? टोलरेबल, बियरेबल, रीजनेबल, फेयर, ये देखो ये दोनों फिर से एनोनिम्स आ गए, एक जैसे मीनिंग वाले। टोलरेंट और टोलरेबल, ऐसी कोई चीज जिसको सहन किया जा सके वो टोलरेबल है। इसमें एबल वर्ड आ रहा है, एबल माने कोई चीज सहन की जा सकती है, वो टोलरेबल है। गेव विक्ट्री टू, गेव विक्ट्री टू इंडिया, बोलने में थी, लिखने में नहीं थी, लिख लीजिएगा बेटा। टोलरेबल, सो टोलरेबल माने बियरेबल, रीजनेबल, फेयर, एवरेज, पासेबल, ठीक है भाई, कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं। इनटॉलरेबल और टफ, जो असहनीय हो, असहनीय हो। और टॉलरेंट माने जो आसानी से चीजों को सहन कर ले, वो टॉलरेंट होता है, राइट? ब्रॉड माइंडेड, पेशेंट, लिबरल, परमिसिव, जो परमिशन दे दे हर एक चीज की, कोई बात नहीं भाई कर लो। इनटॉलरेंट मतलब एक सेकंड भी सहन ना करे, राइट? कीन माने उत्सुक है हर एक चीज को करने में। तो दोनों शब्द बड़े अच्छे हैं बेटा, दोनों शब्द बड़े अच्छे हैं। टॉलरेबल माने सहन करने लायक, राइट? फॉर पेरेंट्स द पेन ऑफ देयर प्रोजनी इज टॉलरेबल एंड पेरेंट्स आर टॉलरेंट बाय नेचर, यानी कि हम ये वाक्य कह सकते हैं, राइट? पेरेंट्स आर टॉलरेबल बाय नेचर, यानी कि पेशेंट होते हैं, उदार होते हैं। पेरेंट्स आर टॉलरेबल बाय, सॉरी, पेरेंट्स आर टॉलरेंट बाय नेचर एंड द पेन गिवन बाय द प्रोजनी इज टॉलरेबल फॉर देम, यानी कि आसानी से सहन किया जा सकता है, वो इनटॉलरेबल उसको नहीं मानते। वाक्य यहां पे ले लेते हैं। एवरी पेरेंट इज टॉलरेंट बाय नेचर, ये वाला वर्ड, इज टॉलरेंट बाय नेचर। एवरी पेरेंट इज टॉलरेंट बाय नेचर एंड द मिस्टेक्स and the mistakes of and the mistakes of and the mistakes of kids, जो बच्चों की गलतियां हैं, are always tolerable, इसमें able वाला वर्ड आ जाएगा, are tolerable for him और her। या हिम और हर क्यों लिखा? क्योंकि हमने एवरी लगा दिया था। एवरी का मतलब क्या होता है? एक साउंड आ गया ना इसमें, हर एक। तो एवरी पेरेंट इज व्हाट? इज टॉलरेंट बाय नेचर एंड द मिस्टेक्स ऑफ किड्स आर ऑलवेज टॉलरेबल फॉर हिम और हर, उसके लिए वो टॉलरेबल होता है। लास्ट वर्ड हमारे पास बिक्वीथ है, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। हैव यू रिटन? या अगर नहीं लिखा हो तो मैं मिटाता नहीं हूं, बस ये मिटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगला वर्ड है बिक्वीथ। बिक्वीथ माने विरासत में देना होता है बेटा। वैसे कोई चीज देना भी बिक्वीथ है, सिंपली देना भी है, वैसे वसीयत में देना बिक्वीथ एग्जैक्टली तो वसीयत में देना ही होता है। अगर वसीयत में किसी को कोई चीज मिले तो बिक्वीथ होता है बेटा। लीव, गिव, बेस्ट ऑफ माने भी देना, कन्फर माने देना, बहुत अच्छे अच्छे शब्द है बेटा। कन्फर, बेस्ट ऑफ, लीव और गिव तो कॉमन शब्द है, डोनेट कॉमन शब्द है, हैंड डाउन बहुत अच्छा शब्द है, राइट? सीज माने कब्जा कर लेना, ना कि देना, ये क्या है? कब्जा करना। किस चीज पर कब्जा करना क्या है? सीज द प्रॉपर्टी ऑफ समबडी, टेक करना, बिक्वीथ, राइट? सो बिक्वीथ माने कोई चीज वसीयत में देना या सिंपल देना,
राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि all the elderly people all the elderly all the elderly people try to bequeath try to bequeath power to their coming generations to their coming generations to their coming generations। सारे एल्डरली लोग अपने आने वाली जनरेशन को ताकत ही देना चाहते हैं। दे वांट टू bequeath पावर, राइट, नॉट वीकनेस टू द कमिंग जनरेशन। वेल, आज का सेशन हमारा पूरा हुआ, डे 26 भी पूरा हुआ। तो यहां तक के सेशंस की जिम्मेदारी आपकी। लगातार मेहनत करते रहिएगा बेटा, लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ये मत समझिएगा कि चुटकी बजाते ही चीज़ें हो जाती हैं। जब परफेक्शन के स्तर पर जाना हो तो डेफिनेटली एफर्ट्स लगते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे क्रिएटिव एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स लॉट बेटा।